जैसा कि आप जानते हैं हम साइंस ल्यूसेंट वाली साइंस की बुक से बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं और इसके बाद आप बिल्कुल ल्यूसेंट को रटना छोड़ देंगे, यकीन मानिए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। यहाँ पर हम चीज़ों को विस्तार से कवर कर रहे हैं, डिटेल में कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं, आपसे साइंस के क्वेश्चन या फिर जो भी टॉपिक यहाँ पर कराया जाए उसके टॉपिक से आपको परेशानी ना हो और आपसे प्रश्न ना छूटे। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं। आज का टॉपिक होगा डीएनए और आरएनए। क्या होगा? डीएनए और आरएनए। तो चलिए डीएनए और आरएनए का कच्चा चिट्ठा हम यहाँ पर खोलते हैं। सबसे पहले डीएनए आरएनए को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। देखिए सेल के बारे में हमने डिटेल से इसके पहले हमने क्लास किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका सेल का लिंक या फिर जो ल्यूसेंट का लिंक है वो डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो सेल को डिटेल में कवर किया, जिसमें कि हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसका काम क्या होता है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, उसके बाद न्यूक्लियस देखा था। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो सेल के, देखिए ये सब इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं सब में सेल पाए जाते हैं, सब में सेल पाए जाते हैं। और सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा। हो सकता है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, कवर्ड ना हो, लेकिन न्यूक्लियस तो पाया जाएगा। अब इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एसिड को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि केंद्रक में पाया जाता है आपका न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, डीएनए और आरएनए सबने सुना होगा। तो ये डीएनए और आरएनए जो है, क्या शौक से नाम दे दिया गया है या फिर इसके पीछे कुछ कारण है? तो इसके पीछे एक कारण है कि डीएनए और आरएनए, देखिए क्या है, इसमें केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं, एलिमेंट्स ही तो हैं। अब उन एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स के आधार पर डीएनए और आरएनए को थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसके कंपोजिशन में डिफरेंस है, डिफरेंस पाया जाता है। और जिस कारण से कि अब कंपोजिशन में डिफरेंस होगा, इसमें पाए जाने वाले पदार्थ या द्रव्य में डिफरेंस होगा, तो इसके काम में डिफरेंस होगा, तो काम में डिफरेंस होगा तो नाम में डिफरेंस होगा। तो डीएनए और आरएनए। अब देखिए डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोज, यहां लिखा क्या गया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या लिखा गया है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक सुगर, एक चीनी, एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इस डीएनए और आरएनए में, और उसी के कारण इसका नाम पड़ा है कि डीऑक्सी राइबोज सुगर वाला जो न्यूक्लिक एसिड है। क्या बोलेंगे आप? डीऑक्सी राइबोज सुगर वाला जो न्यूक्लिक एसिड है उसे हम कहते हैं डीएनए, और राइबोज सुगर वाला जो न्यूक्लिक एसिड है उसे हम कहते हैं आरएनए। क्या समझ में आया कि डीऑक्सी राइबोज सुगर वाला जो न्यूक्लिक एसिड है उसे हम कहते हैं डीएनए, और आरएनए यानी कि राइबोज सुगर वाला जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसे हम कहते हैं आरएनए। अब चलिए डीएनए आरएनए हो गया। देखिए इससे पहले हमने सेल पढ़ा था। देखिए एक किसी भी जीवित जीव में सेल होता है। अब सेल बहुत छोटा होता है, एक तो सेल बहुत छोटा, जब सेल को जूम कीजिएगा, बढ़ाते जाइए तो कहीं आपको न्यूक्लियस मिलेगा। अब न्यूक्लियस को बढ़ाते जाइए तो इसके बाद हमने देखा था कि न्यूक्लियस में एक क्रोमेटिन मटेरियल करके पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से देखा था। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, गुणसूत्र में। अब देखिए एक तो सेल छोटा, उसके बाद न्यूक्लियस छोटा, न्यूक्लियस को भी जूम करेंगे तो क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल से भी छोटा आपका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का नाम क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र, यानी कि गुणों का सूत्र, आपके गुणों का सूत्र, किसी भी जीवित प्राणी के गुणों का सूत्र, कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला किसके पास होता है? सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के, सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसी के पास आपके गुणों का सूत्र, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला, आप किस जाति से हैं, आपके गुण क्या हैं, आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है। याद रखिएगा, आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं जैसे कि हम यहां पर जो भी काम करते हैं, हम झगड़ा हैं तो हमारा ये प्रॉपर्टी है, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। हम यहां पर आकर के हमें वो प्रॉपर्टी मिला है, तो ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जो आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, जो आपका जैविक गुण है, उससे आपका गुणसूत्र पहचानता है कि आप किस जाति से हैं। चाहे आप किसी भी जाति से हो, आप मानव जाति से हैं तो आपका गुणसूत्र यह पहचानता है कि आप मानव जाति से हैं, और आपका जो बच्चा होता है उसे भी मानव में वो, उसमें ये गुणों को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो मानव जाति के बच्चे मानव पैदा होते हैं, आदमी का बच्चा आदमी, बंदर का बच्चा बंदर, शेर का बच्चा शेर, हाथी का बच्चा हाथी। और चूंकि प्लांट्स में भी सेल होंगे भैया, तो प्लांट्स में आम के पेड़ में आम ही लगेगा,
आम का पेड़ में आम ही लगेगा, कभी आप इमली नहीं देखते हैं। आम के बीज से जो आम का ही पेड़ पैदा होता है। तो मतलब कि हर एक जीवों, चाहे वो जीवित जीव कोई भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांटी किंगडम से हो, चाहे वो एनिमल से हो, चाहे मोनेरा, चाहे प्रोटिस्टा, चाहे फंजाई, हर एक किंगडम के में सेल पाए जाएंगे। हर एक जीवित प्राणी में सेल होगा तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम होगा तो उसके पास उसके गुणों का फॉर्मूला होगा, और उस गुणों को माता पिता से उसके बच्चों तक पहुंचाने का काम गुणसूत्र करता है, जिससे कि मानव का बच्चा मानव। तो ये गुणसूत्र, तो हमने गुणसूत्र देखा। अब जब इस गुणसूत्र के क्या कंपोजिशन है, जब इस गुणसूत्र को और जूम कीजिएगा, मतलब कि और खींचिएगा, तो आपको कहीं दिखाई देगा एक पतला पतला धागे जैसा संरचना, मतलब रस्सी जैसा संरचना आपको दिखाई देगा। यही है डीएनए। क्या है? यही है आपका डीएनए। मतलब कि डीएनए, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन अलग नहीं है, एक ही मतलब पार्ट है, इसका अलग अलग पार्ट है। अब इसी डीएनए का कोई एक छोटा सा सेगमेंट ले लीजिए, वो जीन होता है। जीन जो कि अब यहां हम कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अनुवांशिक पदार्थ है, जो अनुवांशिक गुणों को उसके माता पिता से उसके बच्चों में पहुंचाने का काम करता है। ये कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए क्रोमोसोम से अलग नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो डीएनए है वो भी कुछ एलिमेंट्स, वो भी कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा, वो भी कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। तो यहां पर हम देखेंगे जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको लगेगा कि ये दो रस्सी से मिलकर बना है। क्या? डीएनए दो रस्सी से मिलकर बना है। और जब आरएनए को आप देखेंगे तो ये एक रस्सी, मतलब एक ही रस्सी से मिलकर बना है। तो ये जो रस्सी है, ये भी किसी एलिमेंट और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये रस्सी किस एलिमेंट और मॉलिक्यूल से बना है, ये रस्सी किस एलिमेंट और मॉलिक्यूल से बना है, और इस रस्सी के बीच पाए जाने वाले एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स जो भी होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, जिसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि दो रस्सी वाला संरचना। और ये जो आरएनए है, एक स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि एक रस्सी वाला संरचना मैक्सिमम यही पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए आरएनए ये है। आगे देखिए, चलिए अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिए थे, तो अब डिटेल में इसको देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एसिड, डीएनए और आरएनए, इसकी खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मीसर ने। ऑफिशियली तौर पे इसकी खोज फ्रेडरिक मीसर ने किस सेल में करी थी? चूंकि सेल में ही करेगा ना भैया डीएनए आरएनए का, तो पस सेल में। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेडरिक मीसर साहब, इन्होंने पस सेल यानी कि मवाद कोशिकाओं में हर एक जगह आपके बॉडी के एक एक पार्ट में सेल पाया जाता है। तो आपके बॉडी के, आप चाहे ब्लड ले लीजिए, चाहे आप पस ले लीजिए, जो आप पस मवाद होता है जो कि किसी भी घाव वगैरह में होता है, तो उसके कोशिकाओं में फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए आरएनए की खोज करी थी। याद रखिएगा, इससे पहले भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कार्ल्सबर्ग करके होता है, इन्होंने भी डीएनए आरएनए को ऑब्जर्व किया था, लेकिन ऑफिशियली ये नहीं कर पाए या फिर उसका काम नहीं कर पाए, जिसके कारण कि इनका नाम नहीं आता है। लेकिन फ्रेडरिक मिसर, एक पूरे अच्छे तरीके से फ्रेडरिक मिसर साहब ने डीएनए आरएनए की खोज करी मवाद कोशिकाओं में, याद रखिएगा। और इनका नाम इन्होंने दिया था न्यूक्लियंस। क्या दिया था उस समय? इनका नाम जो इन्होंने खोज किया था डीएनए और आरएनए का, इसका नाम इन्होंने दिया था न्यूक्लियंस। क्या दिया था? न्यूक्लियंस। तो यहां तक तो बात हो गया कि डीएनए आरएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल्स में करी। मिसर ने पस सेल्स यानी कि मवाद कोशिकाओं में करी, और इन्होंने इसका नाम इस समय दिया था न्यूक्लियन दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लियन दिया था। तो हम जानते हैं, इसके पहले हमने बात किया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिमम आप देखेंगे कि डीएनए दो रस्सी से मिलकर बना होता है। क्या? दो रस्सियों से मिलकर बना होता है। इस ये रस्सी, जैसे कि हमारे पास रस्सी होता है तो कुछ ना कुछ सामान से मिलकर बना होता है ना, तो इस तरह से, इसी प्रकार से ये भी कुछ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल कंपाउंड से मिलकर ये रस्सी भी बनता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप यहां ये समझिए कि जो डीएनए है, जो आरएनए है, एक रस्सी से या दो रस्सी से मिलकर बना होता है। अगर दो रस्सी तो डीएनए यानी कि दो ने, और एक रस्सी तो आरएनए। ठीक है, एक रस्सी तो आरएनए। तो मैक्सिमम ये बात होता है, अगर दो रस्सी बन गया तो ये डेवलप्ड डीएनए। क्या है? डेवलप्ड डीएनए है। ठीक है, लेकिन शुरुआती कोशिकाओं में कभी कभी आप देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं, जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहे तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाएगा कि देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता है, हर एक मैक्सिमम आपको डबल स्ट्रैंडेड दो रस्सी वाला डीएनए पाया जाएगा, लेकिन क्या कभी आपने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में सुना है?
सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि एक रस्सी वाला डीएनए के बारे में आपने सुना है, तो आप कहेंगे जी हाँ, कहीं कहीं देखिए मैक्सिमम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दो रस्सी वाला डीएनए होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है कुछ वायरस में, कुछ वायरस के जो फैमिलीज होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डायरेक्ट आप एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि पोलियोमा वायरस है, जेमिनी विरिडे और बैक्टीरियोफेज टाइप का, ये जेमिनी विरिडे जो है एक क्या बोलते हैं वायरस का फैमिली है, बैक्टीरियोफेज जो है। तो ये इस टाइप के बैक्टीरियाज में, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, मैक्सिमम आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही पाए जाएंगे। अब यहां पर आरएनए की बात करते हैं। आरएनए चूंकि मैक्सिमम एक रस्सी वाला स्ट्रक्चर होता है इसके पास, ये रस्सी किससे बना होता है ये बात करेंगे। एक रस्सी वाला स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड डी आरएनए होता है, लेकिन क्या कभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है क्या? दो रस्सी भी बन जाता है क्या? तो हाँ, कुछ अगर फेरबदल हो जाए तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। तो याद रखिएगा इसके एग्जांपल, जैसे कि रोटा वायरस, आजकल आप देखते होंगे बच्चों में रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। तो ये जो रोटा वायरस होता है इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ब्लू टंग वायरस, देखिए ब्लू टंग वायरस क्या बोलते हैं जानवरों में, क्या बोलते हैं भेड़ों में, ये सब, ये ब्लू टंग वायरस क्या करता है? डिजीज पैदा करता है। ठीक है, डिजीज पैदा करता है। तो ये जो ब्लू टंग वायरस है ये जानवरों का वायरस है। तो ब्लू टंग वायरस, इसमें भी आप देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा, जो एक पूछा जाता है रियो विरिडे फैमिली का, रियो विरिडे फैमिली जो कि एक बहुत मतलब विशाल फैमिली है। ठीक है, और इसमें आप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का फैमिली है रियो विरिडे, या ये कह सकते हैं कि रियो वायरस। तो याद रखिएगा रियो वायरस, रोटा वायरस, ब्लू टंग वायरस, ये सब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के एग्जांपल्स हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे मैक्सिमम सिंगल स्ट्रैंडेड ही हमने पढ़ा है और आपने जाना है, लेकिन आप यहां आप आज से याद रखिएगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है। डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है। आप यहां से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में, जो भी मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमंस आ जाता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो ह्यूमंस उसी के अंदर आ जाएगा, और प्लांट किंगडम। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होता है, याद रखिएगा इसमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, जो आपके गुणों को, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को माता पिता से उसके बच्चों में, उसके बच्चों से उसके बच्चों में पहुंचाने का काम करता है डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज शुगर वाला न्यूक्लिक एसिड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ अनुवांशिक पदार्थ के तौर पर मानव मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में रहता है, और आरएनए भी इसके साथ साथ रहता है। तो याद रखिएगा प्लांट्स और एनिमल्स में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, और डीएनए इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, और आरएनए जो होता है ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है आपके शरीर में। हमने कहा था कि सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। अब उस राइबोसोम को बनाने का काम ये प्रोटीन आरएनए करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं ना कहीं आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसे कहते हैं कि प्रोटीन निर्माण करने का काम हमारे बॉडी में आरएनए के द्वारा ही होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन वायरसेस में, विषाणुओं में या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा। याद रखिएगा, या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए, एक साथ दोनों नहीं पाया जाता। किसमें? विषाणुओं में, वायरसेस में। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करवाता है। ये आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन वायरस के अंदर या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए। तो आरएनए पाया जाएगा तो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, और डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर किसी वायरस में है तो उसे आरएनए वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएनए वायरस कहा जाता है। और अगर डीएनए किसी ऑर्गेनिक वायरस में एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है तो उसे डीएनए वायरस कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे डीएनए वायरस कहा जाता है। आरएनए वायरस डीएनए वायरस से, याद रखिएगा आरएनए वायरस यानी कि जिस वायरस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हो वो आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस ज्यादा खतरनाक होता है डीएनए वायरस से। ये याद रखिएगा क्योंकि ये ज्यादा फैलता है, ज्यादा एक्सपेंड होता है। ठीक है, चलिए, म्यूटेशन ज्यादा होता है आरएनए वायरस में। ठीक है, तो यहां से देखिए कि ज्यादातर ज्यादातर प्लांट्स में जो रोगों का कारण होता है, ज्यादातर प्लांट्स में जो डिजीजेज होता है वो आरएनए वायरस के कारण होता है। ज्यादातर प्लांट्स में जो डिजीजेज होता है वो आरएनए वायरस के कारण होता है। लेकिन
ह्यूमन्स में भी ह्यूमन्स में भी जो डिजीजेज हैं, जो रोग है, वो आरएनए वायरस के कारण होता है। जैसा कि अभी कोविड के बारे में आपने सुना होगा, कोरोना वायरस, ये एक प्रकार का आरएनए वायरस ही था। क्या? कोरोना वायरस आरएनए ही वायरस था। तो ज्यादातर मैक्सिमम जो है प्लांट्स में डिजीज का कारण है आरएनए वायरस, लेकिन किसमें क्या बोलते हैं, आरएनए वायरस से हमारे ह्यूमंस में भी डिजीजेज होती हैं। जैसे कि कोविड के बारे में सुना होगा, ये आरएनए वायरस के कारण होता है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। जैसे कि कॉमन कोल्ड जो होता है, जो कॉमन कोल्ड करने वाला जो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब ये आपके आरएनए वायरस के कारण होता है। किसके कारण? आरएनए वायरस के कारण। सार्स, जिसमें कि आपका कोविड वगैरह आ जाता है, कोविड-19, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी, यहां पर देखिए ये लिखा है हेपेटाइटिस सी, मतलब कि हेपेटाइटिस बी वगैरह जो है ये आरएनए वायरस के कारण नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई ये आरएनए वायरस के कारण होता है। और कुछ इबोला वायरस है, रेबीज है, पोलियो है, मम्प्स है और मीजल्स है, ये सब जो है क्या है, आरएनए वायरस के कुछ रोग हैं जो कि ह्यूमंस में होते हैं। और यहाँ याद रखिएगा, देयर आर 180, अभी इस टाइम पर लगभग 180 रिकॉग्नाइज किया हुआ ऐसे स्पीसीज हैं जिसके कारण कि आरएनए वायरस हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। लेकिन मैक्सिमम प्लांट डिजीज जो होता है वो आरएनए वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए। तो जिस वायरस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए हो, तो उसे डीएनए वायरस कहा जाता है। और उसे डीएनए वायरस जो होता है मैक्सिमम एनिमल्स, जैसे कि यहां पर आरएनए वायरस मैक्सिमम प्लांट्स को अफेक्ट करता है, वैसे ही डीएनए वायरस मैक्सिमम एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। और डीएनए वायरस के कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जिससे कि रोग आपको डीएनए वायरस, हर्पीस जो है आपका, स्मॉल पॉक्स जो चेचक है, जो हेपेटाइटिस बी हमने देखा था, हेपेटाइटिस सी और ई आरएनए वायरस के कारण ह्यूमंस में होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। एडिनो वायरस, वाट्स, ये सब बीमारी जो है ये कुछ डीएनए वायरस के एग्जाम्पल्स है। आप इसे एक या दो बार देखिएगा, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, यहां पर चर्चा करते हैं। तो डीएनए और आरएनए, तो यहां पर जैसे ही आप डीएनए और आरएनए की बात करेंगे, तो जो रस्सी यहां पर देखे थे, ठीक है, कि दो रस्सी से मिलकर कौन बनता है? डीएनए। एक रस्सी देखेंगे तो आप कहेंगे आरएनए, और उसमें एक्सेप्शंस की भी बात करी थी, तो यहां पर हम वो बात नहीं करेंगे। तो डीएनए और आरएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या श्रृंखला से मिलकर बना होता है। किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या फिर श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो देखिए, आपने सुना होगा पॉलीथीन, आपने सुना होगा पॉलीथीन, सुना होगा, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं कि जो पॉलीवाइनाइल, सुना होगा आपने पॉलीवाइनाइल। तो इसका मतलब क्या है? पॉलीथीन या एथिलीन। तो बहुत सारे एथिलीन मिल मिलकर जुड़ जुड़ कर क्या होते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। बहुत सारे वाइनाइल क्लोराइड मिलकर जुड़ जुड़ कर, एक एक यूनिट जुड़ जुड़ कर क्या बनते हैं? पॉलीवाइनाइल क्लोराइड बनाते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और इसी चेन का डीएनए और आरएनए बना होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? एक बहुलक हो गया, एक पॉलीमर हो गया। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो मतलब कि न्यूक्लियोटाइड क्या है ये जानना होगा। न्यूक्लियोटाइड जो होता है कुछ मॉलिक्यूल्स है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल है, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर, एक एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड का मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाता है, और इसी का बना होता है आपका डीएनए और आरएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसे देखिए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, यानी कि फॉस्फोरस वाला, फॉस्फोरस पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद आपका पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजनीय क्षार पाया जाता है। किसके अंदर? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। तो एक फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट। उसके बाद आपका नाइट्रोजनस क्षार, और एक होता है आपका शुगर पाया जाता है, जिस शुगर के कारण डीएनए और आरएनए अलग अलग होता है, जिस शुगर के कारण डीएनए और आरएनए अलग अलग हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है आपका डीएनए और आरएनए। तो याद रखिएगा, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मिल मिलकर क्या बनाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसे हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से बेस, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार होता है, और एक होता है आपका शुगर, जिस शुगर के कारण डीएनए को डीएनए कहा जाता है और आरएनए को आरएनए कहा जाता है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप। अब ये कहा जाए कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डीएनए या फिर आरएनए में एलिमेंट कौन से, तत्व कौन से पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस। ये बेस है, ये नाइट्रोजनी बेस है, ये बेस है, क्षार है, ये एलिमेंट नहीं है, तो याद रखिएगा। और ये शुगर, किस टाइप का शुगर पाया जाता है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज वगैरह देखते होंगे, तो उसी प्रकार से राइबोज शुगर पाया जाता है इस न्यूक्लियोटाइड में, और इसे हम पेंटोज शुगर का नाम देते हैं, पेंटोज शुगर। और
पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन वाला शुगर। 5 कार्बन मिलकर ये क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है इस प्रकार से, 5 कार्बन मिलकर इस प्रकार से 5 कार्बन वाला शुगर। तो पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। जैसा कि आप ग्लूकोज के बारे में देखते होंगे C6H12O6, तो इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है एक तरह से, ये शुगर है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसी प्रकार का पेंटोज शुगर जो है ये कार्बन 6 है, यहां पर 5 कार्बन पाया जाएगा, 5 कार्बन। तो इसी प्रकार से 5 कार्बन वाला शुगर किसमें पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। किसमें, 5 कार्बन वाला शुगर डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए को जो जो शुगर पेंटोज शुगर है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, और जो आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, डीऑक्सी का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन की कमी, डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन की कमी। राइबोज शुगर में सारे के सारे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज है इसमें एक ऑक्सीजन हटा लिया जाता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि डी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मतलब क्या, एक कार्बनिक ग्रुप वहां से हट गया है। या फिर आप सुनते होंगे डिहाइड्रेशन, तो इसका मतलब कि पानी उससे निकल गया है, तभी ना। हाइड्रेशन का मतलब पानी आया, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी वहां से निकल गया। तो निकल जाने का, जिसका कमी है, उसे हम डीऑक्सी कहते हैं। तो एक ऑक्सीजन की अगर कमी है राइबोज शुगर में तो वो डीएनए बना लेता है। मतलब कि कहां पर, जो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्यों, तो राइबोज शुगर में अगर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो डीएनए शुगर बन जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर तो हम जानते ही हैं, पेंटोज शुगर। तो शुगर होता है, एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और एक होता है आपका नाइट्रोजनियस बेस, यानी कि नाइट्रोजनीय क्षार। ये मिलकर ये टोटल याद रखिएगा फॉस्फेट आपका शुगर, जो पेंटोज शुगर है जिसके बारे में हमने बात किया, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर, और एक आपका नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इसी प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड से तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और इस प्रकार से क्या होता है, एक लंबा चेन बनता है, और ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। यहां पर एक और बात याद रख लीजिएगा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें फास्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन या बेस तीनों होता है। लेकिन अगर इसी ग्रुप में शुगर और नाइट्रोजन के साथ फास्फेट ग्रुप नहीं हो तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। मतलब कि ये एन और एस मतलब न्यूक्लियोसाइड, इसे याद रख सकते हैं इस प्रकार से कि अगर एन यानी कि नाइट्रोजनस बेस और आपका शुगर केवल ये हो जाए, ये मॉलिक्यूल केवल रहे, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर हो गया, एक यूनिट हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का, और जब ये आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, और उसी से डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। अब देखिए, यहां पर जो नाइट्रोजनियस बेस, जो नाइट्रोजनीय क्षार होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। क्या होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। याद रखिएगा, प्यूरिन और पायरिमिडीन दो प्रकार के नाइट्रोजनीय क्षार यहां पर हम देखने के मिलते हैं, और इसे हम कहते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन के अंदर, प्यूरिन और पायरिमिडीन यहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एडेनिन और एक गुआनिन। और पायरिमिडीन के अंदर तीन प्रकार के यहां पर पाए जाते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। याद रखिएगा, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। याद रहेगा। देखिए, प्यूरिन के अंदर एडेनिन गुआनिन, प्यूरिन के अंदर एडेनिन गुआनिन, प्यूरिन एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। याद रहेगा, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया। अब यहां से हम देखते हैं कि जो आपका डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए है तो राइबोज शुगर, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में क्या फर्क आएगा यहां से देखिएगा, ठीक है। अगर डीएनए है, देखिए हमने क्या कहा कि नाइट्रोजनियस बेस, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप से लिंक्ड रहता है शुगर, ठीक है, शुगर, और शुगर से यहां पर नाइट्रोजनियस बेस रहता है। क्या रहता है, नाइट्रोजनियस बेस। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ये रस्सी, इस रस्सी में क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड का जिसमें फॉस्फेट ग्रुप आएगा, नाइट्रोजनियस बेस आएगा, और सॉरी ये शुगर आएगा और नाइट्रोजनियस बेस, और इधर से जो रस्सी आएगा उसमें भी एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक आपका क्या बोलते हैं शुगर होगा, और एक नाइट्रोजनियस बेस होगा। तो ये दोनों क्या होता है, फॉस्फेट और शुगर,
फॉस्फेट और शुगर से मिलकर ये रस्सी बनता है और बीच में जो आप देखते हैं, बीच में जो ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसे हम नाइट्रोजनियस बेस कहते हैं और ये सीढ़ी क्या है, बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, इसे नाइट्रोजनियस बेस कहते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, क्या इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखते होंगे। तो ये जो नाइट्रोजनियस बेस है, ये जो नाइट्रोजनीय क्षार है जिसमें कि प्यूरिन और पायरिमिडिन पाया जाता है, तो प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन और पायरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब यहां पर मेन अंतर कहां पर शुरू होता है, देखिए एडेनिन और गुआनिन तो हमेशा रहेगा, एडेनिन और गुआनिन तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर यहां पर साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, अगर थायमिन है, मान लीजिए अगर थायमिन है तो डीएनए, अगर थायमिन है तो डीएनए और थायमिन की जगह यूरेसिल है तो आरएनए। क्या याद रहेगा, अगर थायमिन है इस नाइट्रोजनियस बेस में, अगर थायमिन पाया जा रहा है तो डीएनए होगा और अगर यूरेसिल पाया जा रहा है तो आरएनए होगा। मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन अगर ये आपको दिखे तो वो डीएनए है और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल दिखे, थायमिन की जगह यूरेसिल दिखे, तो ये आपका आरएनए हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से जुड़ा रहता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन आप यहां से ये समझिए कि डीएनए और आरएनए में एक तो अंतर शुगर के कारण, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो डीएनए आरएनए मतलब राइबोज शुगर, और एक अंतर कहां आता है, नाइट्रोजनियस बेस में, कि अगर एडेनिन, गुआनिन तो रहेगा ही रहेगा, साइटोसिन और थायमिन है तो ये हो गया आपका डीएनए का एक सेट, डीएनए का एक सेट बन गया नाइट्रोजनियस बेस। और अगर एडेनिन, गुआनिन तो रहेगा ही रहेगा, साइटोसिन और थायमिन की जगह यूरेसिल हो गया तो ये आपका बन जाएगा क्या, आरएनए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो थायमिन को यूरेसिल में कन्वर्ट करो और आरएनए से डीएनए बनाना है तो यूरेसिल को थायमिन में कन्वर्ट करो, तो आपका बन जाएगा। तो यहां से डीएनए और आरएनए में ये फर्क है। अब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होता है जो कि पेंटोज शुगर कहा जाता है, और जो कि 5 कार्बन वाला, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर जिसमें कि अगर एक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डीऑक्सीराइबोज, एक मतलब सारा का सारा ऑक्सीजन है तो राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज हो गया, शुगर हो गया तो डीएनए हो गया, राइबोज शुगर हो गया तो आरएनए हो गया। ठीक है, और उसके बाद इससे कनेक्टेड रहता है आपका नाइट्रोजनियस बेस। क्या रहता है, ये आपका नाइट्रोजनियस बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड का यूनिट, अगर ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का रस्सी है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का रस्सी, जिसमें कि फॉस्फेट और शुगर से ये रस्सी बनता है, फॉस्फेट और शुगर से ये रस्सी बनता है, और बीच में जो ये देख रहे हैं, जो बीच में ये सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी किसका बना हुआ है, ये सीढ़ी बना हुआ है किसका, यही नाइट्रोजनियस बेस का बना हुआ है, किसका, नाइट्रोजनीय क्षार का बना हुआ है, किसका, नाइट्रोजनीय क्षार का ये रस्सी बना हुआ है, नाइट्रोजनीय क्षार का ये रस्सी बना है। और दो स्ट्रक्चर इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये बना करके चलता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर डीएनए का बनता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मुड़ी हुई सीढ़ी के जैसा है, एक आकृति जिसे डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप इसे देख रहे हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हैं रिवर्स पैरेलल स्ट्रक्चर। देखिए रिवर्स पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब कि पैरेलल तो है लेकिन रिवर्स, जैसे कि आप एक जूता का खोल लीजिए तो जूता का एक जो मुंह है इस तरफ और एक जो जिसमें आप डालते हैं इस तरफ, और इधर से क्या होता है, इधर इस तरह से उल्टा पुल्टा आप रखते हैं ना, तो उल्टा पुल्टा जो रखा जाता है मतलब पैरेलल है लेकिन उल्टा पुल्टा इस तरह से उल्टा है, मतलब जूता अगर सेट करके आपको रखना है खोल में तो आप उल्टा करके रखते हैं, तो उस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे रिवर्स पैरेलल कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो ये आप देख रहे हैं ये रस्सी, ये रिवर्स पैरेलल, मतलब एक अगर इधर सीधा है तो दूसरा उल्टा, इस प्रकार से चलता है, ये भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। अब इस नाइट्रोजनियस बेस में अगर एडेनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है और गुआनिन है, तो बताइए ये क्या होगा, ये डीएनए बन जाएगा। और अगर एडेनिन होगा, थायमीन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा तो आरएनए बन जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये नाइट्रोजनियस बेस जो होता है एक पेयर बनाता है, क्या बनाता है, नाइट्रोजनियस बेस एक पेयर बनाता है और उस पेयर से एक सीढ़ी का निर्माण करता है। क्या, एक सीढ़ी का निर्माण करता है इस रस्सी के बीच में। तो याद रखिएगा एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएगा, थायमीन के साथ। एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएगा, हमेशा एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर बनाता है। और कौन सा पेयर बनाता है, डबल बॉन्ड। कैसा, डबल बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखिएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रहेगा। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि जो ये नाइट्रोजनियस बेस है एडेनिन जो है ये हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बना के रहेगा। और जो साइटोसिन है ये हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। तो याद रह
जाएगा आपको कि ये जो एडेनिन और थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन मतलब डबल बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन और गुआनिन। तो एडेनिन थाइमिन, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, एटी है ना, एटी एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ। तो इस प्रकार से ये बेस बनाते चलेगा पेयर, ठीक है, और सीढ़ी बनाते जाएगा। एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन एडमिन। तो ये एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन करके ये इस प्रकार से पेयर बनाते जाएगा, ये इस प्रकार से पेयर बनाते जाएगा। और एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ आपस में बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन गुआसिन ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, साइटोसिन गुआसिन ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड। और ये जो रस्सी बनता है, ये रस्सी किसका बनता है? शुगर और फास्फेट का। किसका? शुगर और फास्फेट का ये रस्सी बनता है। और रस्सी बन के तैयार हुआ तो ये जो बीच में सीढ़ी बनेगा भैया, चूंकि सीढ़ी बनाना है इसे, तो सीढ़ी बनाना है तो रस्सी, जैसे रस्सी वाला सीढ़ी देखें आप, रस्सी वाला सीढ़ी चढ़ने के लिए, तो रस्सी जो है बना किसका? याद रखिएगा, फॉस्फेट ग्रुप और आपका शुगर का। शुगर कौन सा? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में अगर डीऑक्सीराइबोज हो गया तो डीएनए, और अगर राइबोज शुगर हो गया तो आरएनए बन जाएगा। ठीक है, यहां पर आप समझ गए होंगे अंतर। और उसके बीच में जो ये सीढ़ी में जो डालते हैं जो बांस वगैरह का, तो ये किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस का। ये किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस हमने देखा दो, प्यूरिन और पैरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आता है आपका एडेनिन और गुआनिन, और जो हमने देखा क्या बोलते हैं पैरिमिडिन के अंदर तो होता है साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन गुआनिन तो उधर हो गया, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अगर थाइमिन है तो डीएनए और यूरेसिल है तो आरएनए। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो फिर स्ट्रक्चर को एक बार और देखते हैं। एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन गुआसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, फिर उसी तरह से ये चलते जाएगा और ये एक सीढ़ी बन जाएगा। ठीक है, और इसी थाइमिन के जगह अगर यूरेसिल हो जाए तो ये हो जाएगा आरएनए। और ये जो रस्सी बनता है किसका? शुगर और फॉस्फेट का। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए का ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, दो सीढ़ी वाला, दो रस्सियों वाला, ये रस्सी किसका बना होता है? फॉस्फेट शुगर का। बीच में जो आप सीढ़ी देखते हैं वो किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस का। अगर एडेनिन थाइमिन के साथ बनाएगा और साइटोसिन गुआनिन के साथ बनाएगा, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड, साइटोसिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहां से समझ गए होंगे। और ये जो डबल हेलिक्स, ये जो द्विगुणित सीढ़ी वाला, द्विरज्जुकी सीढ़ी वाला जो स्ट्रक्चर दिया था, सबसे पहले किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने 1853 में ये जो डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रपोज किया गया। किसके द्वारा? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा 1853 में। याद रहेगा। अब देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1853 में प्रस्तावित किया था। एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं जो कि नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन या क्षार है। साइटोसिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं जो कि ये भी नाइट्रोजन या क्षार है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक सेल के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर होते हैं। एक सेल के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। मतलब ये जो इतना पेयर होता है, इतना बहुत ज्यादा। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड जोड़े होते हैं। अब यहां से एक बात ये याद रखिएगा कि ये वाला पार्ट है, ये यहां से, तो यहां से यहां तक के एक सेक्शन को कहा जाता है डीएनए का, क्या कहा जाता है? क्वाइल। क्या कहा जाता है? क्वाइल कहा जाता है। एक सेक्शन को डीएनए का एक क्वाइल कहा जाता है। ठीक है, और इस क्वाइल के बीच में ये जो नाइट्रोजन बेस का, या फिर कहते हैं कितने पेयर्स होते हैं? तो याद रखिएगा 10 जोड़े होते हैं। कितने? 10 जोड़े होते हैं। कितने? 10 जोड़े होते हैं। ठीक है, 10 जोड़े। अच्छा, एक पेयर मतलब एक ये हो गया, एक ये पेयर, एक पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है, ये उतना डिटेल में नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा। एक पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो एक पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है, एक पेयर के बीच डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक पेयर, ये जो डीएनए का एक पेयर है, न्यूक्लियोटाइड पेयर, इसके बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हमने क्या देखा कि एक पेयर के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक क्वाइल में इस जगह से इस जगह एक क्वाइल में 10 जोड़े होते हैं। तो एक जो क्वाइल है, एक क्वाइल में 10 जोड़े हैं। तो बताइए इस क्वाइल का कितना डिस्टेंस होगा या कितना लंबाई होगा? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम एक पेयर के बीच 10 जोड़े होते हैं, तो कितना? 34 एंगस्ट्रॉम का एक क्वाइल होता है। 34 एंगस्ट्रॉम का एक क्वाइल होता है। अब हमने क्या देखा कि एक पूरे सेल में कितना न्यूक्लियोटाइड पेयर होता है? इतना 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड पेयर।
मतलब कि 10 जोड़े थे, 10 जोड़े तो 34 एंगस्ट्रॉम हो गया, क्योंकि एक जोड़ा था 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 10 जोड़ा कितना 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, तो 6.6 इंटू 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड पेयर अगर इस तरह से बन रहा है तो कितना लंबा ये डीएनए होगा, कितना लंबा सोच के देखिए। तो जब आप 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू ये करेंगे क्या बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक जोड़ा के कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर इतना एंगस्ट्रॉम है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए, मतलब डीएनए का जो ये रस्सी है, ये रस्सी जो आप देख रहे हैं, ये जो रस्सी फॉस्फेट और शुगर का बना होता है, ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए आपके इस छोटे से सेल में है। मतलब सोचिए कितना एकदम क्या बोलते हैं अरेंजमेंट के साथ, कितना अरेंजमेंट के साथ। एक तो सेल बहुत छोटा, सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, उस क्रोमोसोम में जो डीएनए, ये जो डीएनए का जो आप रस्सी देख रहे हैं, ये 2.2 मीटर, सोच रहे हैं 2.2, एक छत के बराबर, उससे भी बड़ा, ठीक है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए का रस्सी इसमें पाया जाएगा। ठीक है, सोचिए कितना स्पेशली यहां पर इसको डिजाइन किया गया भगवान के द्वारा। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल के अंदर जो देखिए अभी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए डीएनए कहां कहां होता है। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि डीएनए एक तो न्यूक्लियस में पाया ही जाता है, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर तो पाया ही जाता है, जो जिसे हम मेन डीएनए कहते हैं। डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम मेन डीएनए या फिर मुख्य डीएनए कहते हैं। और इस मुख्य डीएनए के अलावे भी डीएनए जो है सेल के किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। इसके अलावे मतलब मेन डीएनए के अलावे, जो मेन डीएनए आप देख रहे हैं, इस मेन डीएनए के अलावे, न्यूक्लियस के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, क्या बोलते हैं, डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और याद रखिएगा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है ना, ये देखिए न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है इसका स्ट्रक्चर ये इस प्रकार का होता है, स्पाइरल होता है, इस प्रकार का। ठीक है, मतलब एक 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 टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जुड़ता नहीं है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, मतलब एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जुड़कर ये इसे गोल बना लेता है, मतलब सर्कल स्ट्रक्चर का, सर्कुलर स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और आपके न्यूक्लियस में तो पाया जाता है मेन डीएनए। ठीक है, और प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी इस प्रकार का हमने बताया था, तो क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में पाया जाएगा, नहीं सॉरी, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में पाया जाएगा, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस में तो पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है, और प्लांट में ही आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आरएनए। तो आरएनए का डिफरेंस कहां कहां था? देखिए, अगर शुगर पेंटोज शुगर है, अगर वो राइबोज शुगर हो जाए तो वो हो जाता है आपका आरएनए। ठीक है, आरएनए। और उसके बाद हमने देखा था नाइट्रोजन बेस में कहां पर अंतर था कि थाइमीन के जगह जो कि पायरिमिडीन वाला थाइमीन था, तो थाइमीन के जगह अगर यूरेसिल हो जाए, थाइमीन के जगह अगर यूरेसिल पाया जाए तो वो हो जाता है आरएनए। और उसके बाद आरएनए एक रस्सी वाला स्ट्रक्चर है, और ये रस्सी किसका बना होता है? फॉस्फेट प्लस शुगर का। तो शुगर तो रहे, इतना तो रहेगा ही, न्यूक्लियोटाइड चेन है तो फॉस्फेट शुगर रहेगा ही, और न्यूक्लियोटाइड चेन का ही आरएनए बना होता है, तो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड वाला तो रहेगा ही रहेगा भैया, तो फॉस्फेट शुगर। और उसके बाद यहां पर जो नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा, तो कौन कौन सा पाया जाएगा? एडेनिन पाया जाएगा, गुआनिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, और थाइमिन के जगह यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर ये है आपका गुआनिन, ये है आपका क्या बोलते हैं, यूरेसिल, ये है आपका ये साइटोसिन, ये गुआनिन, ये एडेनिन, और ये यूरेसिल। मतलब कि यहाँ पर थायमिन नहीं पाया जा रहा है। तो ये जो आरएनए है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें केवल न्यूक्लियो बेसिस में, जो नाइट्रोजनियस बेसिस है, इसमें यूरेसिल केवल अलग हो जाता है और यूरेसिल हो जाता है, तो ये आरएनए बन जाता है। ठीक है, अब हमने देखा था कि आरएनए का काम क्या होता है, तो प्रोटीन बनाने का। क्या आरएनए का काम होता है? प्रोटीन बनाने का काम आरएनए का होता है। प्रोटीन बनाने का काम आरएनए का होता है। अच्छा, हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन आप जानते हैं, एक प्रोटीन मोलिक्यूल जो होता है वो कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब इस 20 एमिनो एसिड में हमारा शरीर 10 एमिनो एसिड खुद ब खुद बना लेता है। 10 एमिनो एसिड खुद ब खुद बना लेता है, मतलब शरीर हमारे अंदर ही 10 एमिनो एसिड बना लेगा। और इसे अगर 10 एमिनो एसिड मिल जाए,
तो ये 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा हमारा शरीर में 10 अमीनो एसिड खुद ब खुद मतलब खुद से बना लेता है हमारा शरीर। तो अगर ये खुद से बना लेगा तो इसकी जरूरत तो हमें नहीं है, इसीलिए इसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है, मतलब ये शरीर बना लेता है खुद ब खुद, तो इसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और 10 अमीनो एसिड जिसको जिसका हमें जरूरत है, मतलब हमें भोजन के द्वारा वो 10 अमीनो एसिड मिलेगा, तो उस 10 अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड को पहचान करके इसको इस 10 अमीनो एसिड के साथ मिला करके प्रोटीन का निर्माण करवाने का काम आरएनए करता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड करता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। तो प्रोटीन बनाने में जो आरएनए के जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी कैटेगरी होते हैं, उसका काम ही है, उसका मेन मिशन ही है, उसका उद्देश्य ही है क्या? तो प्रोटीन बनाना, उसका उद्देश्य ही है प्रोटीन बनाएंगे किसी भी प्रकार से। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर आप देखते थे, वही होता था राइबोसोम। और वो राइबोसोम होता था प्रोटीन बनाने का काम करता था, जिसे हम कहते थे कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो हमने देखा कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और यहां ये भी देख रहे हैं आरएनए करता है। तो आरएनए का काम क्या होगा भैया? तो याद रखिएगा आरएनए इस राइबोसोम का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, ये राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। तो आरएनए नहीं होगा तो राइबोसोम नहीं होगा, तो राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहां से ये देखिए, तो टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए के 3 टाइप हैं, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर यानी कि एमआरएनए आपने सुना होगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए, और राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। तो 3 प्रकार के आरएनए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका मेन काम है, तीनों मिलकर क्या करता है? तो प्रोटीन निर्माण करने में सहायता करता है। प्रोटीन, देखिए हमने कहा था कि 10 एमिनो एसिड जिसकी हमें जरूरत है, उस एमिनो एसिड को कौन? तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? जिस प्रकार से पोस्टमैन क्या करता है, इस पोस्टमैन को क्या काम दे दिया गया है कि यहां तक तुम्हें जो चिट्ठी पहुंचाना है। अगर तुम्हें उस प्रकार की चिट्ठी मिले, जो एक मेन मिशन दिया गया है तुम्हें कि देखिए एक चिट्ठी तुम्हें मिलेगा, जिस चिट्ठी में कुछ डिटेल्स हैं, उस डिटेल को तुमको इस आदमी के पास पहुंचाना है। एक स्पेशल टाइप का चिट्ठी आपको मिलेगा, एक स्पेशल टाइप का चिट्ठी आपको मिलेगा। उस स्पेशल टाइप के चिट्ठी में कुछ डिटेल्स होंगे, उन डिटेल्स को आपको किसके पास पहुंचाना है? तो इस आदमी के पास पहुंचाना, इस महानुभाव के पास पहुंचाना है। ये क्या करेगा? उस स्पेशल चिट्ठी के डिटेल्स को पढ़ेगा, और उस स्पेशल चिट्ठी में जो भी उसको निर्देश दिए जाएंगे, वो क्या करेगा? उस पर काम करेगा। और जो भी उसको बनाने के लिए कहा जाएगा, चाहे घर बनाने बोले, फैक्ट्री बनाने बोले, खाना बनाने बोले, जो भी इस चिट्ठी में लिखा रहेगा, ये इस काम को प्रोसेस में लग जाएगा, उसका निर्माण करेगा। तो यही प्रोसेस क्या करता है? आरएनए करता है। आरएनए का काम, इसको काम दिया गया है कि आपको कैसे भी प्रोटीन बनाना है। तो ये क्या करेगा? अपने आप को बांट लेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट दे देगा। एक आरएनए को ये क्या कहेगा कि तुम्हारा काम ये है कि तुम उस स्पेशल चिट्ठी को पहचानो, तुम उस स्पेशल 10 एमिनो एसिड को वहां पर बैठ के पहचानो, उसको चुनो, और फिर उसके बाद उस 10 स्पेशल एमिनो एसिड को किसके पास पहुंचाना है तुम्हें? तो ट्रांसफर करने का एक क्या बोलते हैं, मोड भी होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट करवाओ उसे किसके पास? तो इस आदमी के पास। तो यही काम यहां पर आरएनए करता है। ये करता है क्या कि मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? इस 10 एमिनो एसिड की पहचान करेगा, इस 10 एमिनो एसिड की पहचान करेगा जिसकी शरीर को हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसको पहचान करेगा, और इस पहचान करके इसे क्या करेगा? ये साइकिल पकड़ेगा, यानी कि ट्रांसफर इसको करेगा, इस साइकिल के द्वारा ट्रांसपोर्ट करवाएगा इस एमिनो एसिड को किसके पास? तो राइबोसोमल आरएनए के पास। किसके पास? राइबोसोमल आरएनए के पास। और ये राइबोसोमल आरएनए जो कहता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, और उसके बाद प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो देखिए मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? 10 एमिनो एसिड को पहचानना, उस एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्टेशन आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसके पास? तो राइबोसोमल आरएनए के पास। तो सबका काम बटा हुआ है प्रोटीन निर्माण तक, इन सब का काम बटा हुआ है। एक क्या करेगा? 10 एमिनो एसिड एसेंशियल एमिनो एसिड को पहचानेगा, ट्रांसफर आरएनए उसको ट्रांसफर कर देगा किसके पास? राइबोसोमल आरएनए के पास। और ये क्या करेगा? जैसे ही पढ़ेगा, अच्छा प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम को क्या कहेगा? राइबोसोम को बना देगा, और वो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो ये काम है पूरा का पूरा आरएनए का, जिसमें कि मैसेंजर आरएनए 5 से 10% होता है। ठीक है, जिसका काम क्या है? लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए है, उसका 20 से 25% होता है। और ये जो प्रोसेस या सिंथेसाइज का काम होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो
तो ये राइबोसोम का निर्माण करता है प्रोटीन 80% लगभग मैक्सिमम यही होता है, ठीक है। तो हमने ये इतना देख लिया आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है आपका ट्रांसलेशन। तो देखिए ये डीएनए से प्रोटीन बनने तक के, डीएनए से प्रोटीन बनने तक के जो साइकिल होता है उसका कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए खुद ब खुद अपने आप जैसा अगर कॉपी, जेरोक्स कॉपी अगर तैयार करे, डीएनए क्या करेगा, जेरोक्स कॉपी तो तैयार करते जाएगा। जैसे सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम के बाद क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम सेल डिवीजन में पार्ट लेता है, फिर उसके बाद एक डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाएगा। तो अगर एक डीएनए अपने जैसा ही कॉपी बनाता है तो उसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। एक डीएनए अपने जैसा ही कॉपी अगर तैयार करता है तो इसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। और अगर डीएनए से आरएनए, डीएनए चूंकि देखिए डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है, तो डीएनए और आरएनए में यह फर्क है कि इसमें 2 रस्सी है, आरएनए में 1 रस्सी है। और यह रस्सी किसका बना होता है, फास्फेट और शुगर का, ठीक है। उसके बाद उसके बीच में नाइट्रोजनस बेस होता है। और जो शुगर होता है डीएनए में, यह क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, यानी कि एक ऑक्सीजन की कमी होती है उसके पेंटोज शुगर पर। और जो राइबोज शुगर होता है उसमें सारे के सारे ऑक्सीजन भरे होते हैं। तो अगर उस ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए तो डीएनए क्या होगा, आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुगर के कारण। और नाइट्रोजनियस बेस में थाइमीन अगर है तो डीएनए है, और यूरेसिल है तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। तो इस थाइमीन को अगर यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो डीएनए बन जाएगा। तो याद रखिएगा, डीएनए से हमें आरएनए में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमने बता दिया कि एक तो शुगर वाला डिफरेंस है और एक आपका नाइट्रोजनस बेस वाला। तो अगर ये इसको पूरा हो जाए तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनाने को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए फिर डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है अगर यूरेसिल थाइमिन बन जाए, और जो राइबोज शुगर है वो अगर डीऑक्सीराइबोज बन जाए। तो आरएनए फिर से डीएनए जो बनता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और आरएनए से डीएनए बना सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और आरएनए से प्रोटीन बनता है। चूंकि आरएनए का काम ही होता है, मेन मिशन क्या है, मेन मुद्दा क्या है, प्रोटीन बनाना डीएनए से। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, जिसके बारे में हमने बताया, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसपोर्ट आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए, ये तीन मिलकर आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब जब प्रोटीन बन के तैयार हो गया, 10 अमीनो एसिड शरीर में था, और 10 अमीनो एसिड कौन ला करके दिया, तो आरएनए ला करके दिया। तो दोनों मिलकर अगर प्रोटीन बन गया, तो अब इस प्रोटीन से फिर डीएनए और आरएनए नहीं बनता है। तो यहां मतलब ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। मतलब आरएनए से एक बार प्रोटीन बन गया तो फिर ये यहां से लौट के नहीं जाएगा। मतलब प्रोटीन बन के तैयार हो गया, 10-20 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बन गया। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। तो यहां से कोई रिवर्स नहीं है। लेकिन डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो हमने डीएनए आरएनए सब कुछ अच्छे से देख लिया, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट को अच्छे से देख लिया, ट्रांसलेशन देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन देख लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देख लिया, और रेप्लिकेशन देख लिया। तो यहां तक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को यह पता चले कि परीक्षा हॉल 24/7 पे कंटेंट की क्वालिटी बहुत तगड़ा हम आपको डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको यहां पर हमेशा मिलेंगे, और कंटेंट की क्वालिटी में दम होगा, और इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एग्जाम में जब आप बैठेंगे या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे के सारे सवाल होंगे। तो याद रखिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, दोस्तों से भी करवाइएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले